खबर आते हुए सीधे ही बुरहानपुर जिले से, जो कि मध्य प्रदेश के एक गांव से आ रही है, जो कि वहाँ ओंकारेश्वर की पद यात्रा निकाली जा रही है। तो देखिए, आप तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में देख सकते हो किस तरीके से पूजा पाठ हो रही है। जो ओंकारेश्वर पद जा रहे हैं, पद यात्रा निकाली जा रही है, और उसमें सभी बच्चे और सभी गाँववासी गाला तक छोड़ने गए। तो ये छोटी बच्चियों ने इस तरीके से उन्हें भी नारे भोलेनाथ, इस तरीके से सभी चल रहे हैं और पद यात्रा इस तरीके से पद यात्रा सफल बना रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जो है झंडा फैलता नजर आ रहा है। निगम के भाई साहब, मुकेश अंकल जी, जिन्होंने झंडा पकड़ के रखा था, सभी ग्रामवासियों ने कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी। तो देखिए किस तरीके से नावरा की तो एक और बड़ी खबर आती है बुरहानपुर जिले से। तो ग्राम नावरा से ही यात्री निकले अमरनाथ और बद्रीनाथ के लिए और अन्य तीर्थ स्थल के लिए। किस तरीके से और नादेश्वर शिव मंदिर के पास से लौटे, मतलब वहाँ से रवाना हुए ठीक 9:30 बजे। इस तरीके से अपने युवा, गांव के युवा और सभी साथियों और फिर गांव के सभी बुजुर्ग और महिलाएं रवाना करने के लिए अमरकंटक जो जा रहे हैं, उन्हें रवाना करने के लिए इस तरीके से रवाना किया जा रहा है। तो देख सकते हो आप कितनी सारी पब्लिक और सभी ग्रामवासी और बच्चे इस तरीके से सभी रवाना करते हुए। तो देख सकते हो किस तरीके से रवाना किए जा रहे ऐसा से रवाना की गई गाड़ी। एक और बड़ी खबर आ रही है, सांसद जो कि नेता है राजेंद्र गौतम जी ने अपनी आज़ादी पाने पर कितनी लड़ाई की थी और क्या समस्या से दौर में चला गया है, जहां लगता है जैसे फिर से एक आजादी का आंदोलन छेड़ना हो। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारत आजाद हुआ तब भारत गरीब था, लेकिन भारत की दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जब देश आजाद होने वाला था, देश चलेगा कैसे,
देश का संविधान का निर्माण कौन करेगा, देश में वोट का अधिकार किसको मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पे एक चिंतन चल रहा था। और दूसरा चिंतन इस बात को लेके था कि जिस सामाजिक व्यवस्था से देश चल रहा था उससे निकाल के एक आधुनिक भारत का निर्माण कैसे हो, जहां एक तरफ हमारे देश की महिलाओं की, शूद्रों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग की स्थिति बेहद दयनीय थी, वहीं दूसरी तरफ उस गरीबी के हालात से निकाल के भारत को आर्थिक रूप से तैयार करना और साथ ही साथ 562 रियासतों में बटे भारत को, जहां हजारों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषाएं, उसको बांध के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तैयार करना, जहां पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो सारी व्यवस्थाओं को तैयार करना। ऐसे सारे चैलेंजेस के बीच भारत के संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कंधों पर आ पड़ी। वैसे तो कहने को संविधान सभा में 7 सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 सदस्य थे, लेकिन उनमें से जो बाकी सदस्य थे या तो बीमार रहते थे या विदेश में रहते थे या अपने व्यापार में बिजी थे। कुल मिलाकर देश के संविधान को लिखने की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कंधों पर आ पड़ी। बाबा साहेब के कंधों पर जब आई तो उनके सामने चैलेंज था कि भारत में वोट का अधिकार, जैसा अलग अलग तरीके से तर्क आते थे, क्योंकि वैसे ये जो आर्गुमेंट था 1935 के एक्ट के बनने के टाइम का था, क्योंकि 1935 का जब अधिनियम बना उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ था कि देश में वोट डालने का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए। ज्यादातर उस वक्त नेता इस फेवर में थे कि वोट डालने का अधिकार केवल उनको मिले जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या दूसरा उनको मिले जो ग्रेजुएट हैं, या तीसरा उनको मिले जो बड़े जमींदार हैं। लेकिन चूंकि पहले भारत का शासन मनुस्मृति से चलता था, मनुस्मृति में शूद्रों और अछूतों और महिलाओं के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। उस धार्मिक बंदिश के वजह से महिलाएं और उन वर्गों के लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए, पूंजीपति नहीं बन पाए, व्यापारी नहीं बन पाए, इसीलिए इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाए, इसीलिए जमींदार भी नहीं बन पाए। तो अगर उन नेताओं की बात को मान लिया जाता तो भारत में केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता। ना इस देश के दलितों को, ना आदिवासियों को, ना पिछड़े वर्ग के लोगों को, ना महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो। अगर उन सबको हटा दें तो बाकी के लोग तो 5% बचते हैं। तो अगर केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता तो जरा सोच के देखो भारत की आज तस्वीर क्या होती। जितना विकास आज हुआ है, क्या वो हो पाता? क्या कोई नेता कभी किसी गरीब दलित बस्ती में जाता, किसी आदिवासी की बस्ती में जाता? क्योंकि सबको चुनाव में, डेमोक्रेसी में वोट की ताकत है, और वोट से चूंकि सरकारें बनती हैं, तो कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उस वोट की वजह से वो गरीब से गरीब बस्ती में एक झुग्गी में जाकर भी हाथ जोड़कर वोट मांगता है ना।
तो ये लड़ाई वोट सबको बराबर वोट का अधिकार मिले, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, इनकम टैक्स पेई हो या ना हो, ग्रेजुएट हो या ना हो, जमींदार हो या ना हो, व्यापारी हो या ना हो, हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको वोट का अधिकार बराबर मिले और सबके वोट की कीमत बराबर हो। ये लड़ाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लड़ी। तो एक और बड़ी खबर आती है बिहार से। तो बिहार के आदमी से अगर ये चीज़ पूछी गई तो बिहार की सच्चाई जानकर भी आप सुन के तंगी हो जाओ। बिहार के आदमी ने बोला कि दारू पिलाई जाती है, उसके बाद ही वोट दिए जाए, ऐसा कुछ भी बोल दिया जाए। तो सुनी खबर। धन्यवाद। विकास में चाचा की सरकार है, नीतीश शाह की सरकार है, अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, दारूबंदी के नाम पर अपने पीठ थपथपा लेते हैं, विकास के नाम पर अपना पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन आप किसी गांव, बेगूसराय नहीं पूरे बिहार में किसी गांव जाइएगा, पहले एक दुर्भाग्य होता था, दुकान पर जाकर दारू लाना पड़ता था। अभी फोन कीजिए, आपके घर पर दारू आ जाएगा, एक से एक ब्रांड, हाँ अच्छा ब्रांड। पहले तो सीमित रहता था, सिग्नेचर को बंगलेंडर छोड़कर कुछ नहीं मिलता था, अब रेड लेवल मिल रहा है बिहार के अंदर, बेगूसराय के अंदर। ये हंसने की बात नहीं, खुशी की बात है, क्योंकि सरकार कह रही है, एक तरफ हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ कह रहा है कि हम दारूबंदी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आप लीजिएगा, आम का लीजिएगा, तो यहाँ 0 पॉइंट पर नीतीश कुमार की सरकार आउट हो गई है। बेगूसराय में डबल इंजन की सरकार है, यही सम्राट चौधरी गोठा बांधकर बता रहे थे, जब नीतीश कुमार जब तक नहीं हटेगा तब तक हम गोठा नहीं खोलेंगे। सम्राट चौधरी, क्या आपको कौन सा बीमारी हो गया? आप क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सट गए हैं? बिहार के अंदर जब से डबल इंजन की सरकार बिहार भाजपा जदयू को बना है, लगातार महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। बेगूसराय के अंदर लगातार दिन में अगर 10 मर्डर नहीं होगा तब तक बेगूसराय चैन से नहीं छूटेगा। इतना भ्रष्टाचार बेगूसराय के अंदर है। Trade, and you know that, everybody knows that, everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland, you know that, all the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask.